नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गपशप विद शर्मा चैनल में। और आज मैं जिन शख्सियत के पास आया हूं, इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने क्षेत्र में शोहरतगढ़ में सिद्धार्थनगर में ये जाने माने हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं माननीय पप्पू चौधरी सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो माननीय पप्पू चौधरी जी जो हैं शोहरतगढ़ में 3 बार विधायक रह चुके हैं और अपने क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो शोहरतगढ़ में बच्चे इनको पहचानते हैं, जानते हैं और इनको काफ़ी सराहा जाता है इनको कार्य को लेकर के। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस समय सर जो मौजूदा स्थिति है, इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, इस समय सर कैसा माहौल है शोहरतगढ़ का? अब आप क्षेत्र दौड़ के आए ही हैं, आपको माहौल पता चला ही होगा कि माहौल कैसा है। जी। मुझको तो लगता है कि जनता इस बार पुनः जी चाह रही है कि मैं चुनाव फाइट करूं और जीतूं। बिल्कुल। अगर मैं सर बताना चाहूं तो मैं आपके पास मिलने से आने से पहले मैंने शोहरतगढ़ का भी एक बार दौरा किया। मैं वहाँ पे चीज़ों को देखा, जाना, समझा कि एग्जैक्टली माननीय पप्पू चौधरी जी कौन है। और मुझे काफ़ी बेहद खुशी हो रही है आज आपका इंटरव्यू लेते हुए, क्योंकि जैसा लोगों ने फीडबैक दिया है और जैसा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से रूबरू होकर जो मैंने बातें करी और जाना समझा, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आज मैं एक ऐसे शख्सियत के पास आया हूँ जो सच में अपने काम से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं। उसके लिए सर आपका आने के लिए फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, और सर मेरा आज का पहला सवाल आपसे है कि जो इस तरीके की सोशल मीडिया आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और आप भी देख रहे होंगे, आपके टाइम में उतना 1993 में 94 में उतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्रचलन में नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। बट आज के में सोशल मीडिया और एक वर्ड जुड़ गया है आपके मीडिया सेगमेंट से, गोदी मीडिया। जी गोदी मीडिया जुड़ गया है और आपका सोशल मीडिया आ गया है, नए नए चीज़ें हैं। तो सर क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी हो, अगर वो जो हैं अपने समझ रही हैं वो ले लें अपने भ्रष्ट को, कोई दिक्कत नहीं। पार्टियां तो जो गलत प्रचार कर रही है राजनीतिक क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से, उनके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया के को ही बहुत लोग ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल, और विश्वास करते हैं। पहले चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अब आई है, तो पहले भी लोग इस पर विश्वास करते थे, पेपर पढ़ते थे, समाचार देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, तो उसमें गलतियां नहीं थी। जो सरकार की योजनाएं होती थी या जो होता था, भरोसा आदमी उस पर कर लेता था। बिल्कुल। आज मतलब ये कहने में आप भी मीडिया से जुड़े हैं, बुरा न मानिएगा जी, ये एक आम पब्लिक की सोच हो गई है कि मीडिया वाले बिकाऊ हैं। इनको पेमेंट कर दीजिए, जो चाहिए वो छपवा दीजिए, जो चाहिए वो दिखा देंगे। बिल्कुल। तो इस लोकतंत्र में ये व्यवस्था जो डेवलप हो रही है नई, कि मीडिया भी भ्रष्ट हो जाए तो इस देश का क्या होगा, ये आपसे कहने वाली बात नहीं। बिल्कुल। और सर पहले के टाइम में जो मीडिया होती थी, उनको कह सकते हैं कि लोग उसको पूछते भी थे कि जो उनकी बात कहते थे वो बिल्कुल 100% सही मान के उसको मान लिया करते थे। आज के डेट में कहीं ना कहीं ना मानना एक तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा की कमी, और हर एक चीज़ को ना जानते हुए, जैसे अगर लोग कुछ भी न्यूज़ छापें या कुछ भी लिखें और कुछ कोई बोल भी रहा है, उसके बैकग्राउंड के बिना जाने हुए, समझे हुए उस चीज़ों को मान लेना, कहीं ना कहीं ये गलत है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके क्षेत्र में लोग आपको एज ए गरीबों का मसीहा और विकास पुरुष के नाम से लोग आपको बुलाते हैं। कहीं ना कहीं जो मैं अभी ये दौरा करके आया शोहरतगढ़ का, तो मैं वहाँ पे जाना, तो सर ये चीज़ क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसको कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? ये तो आप क्षेत्र का दौरा करके आए हैं तो लोगों ने बताया ही होगा। जी, मैं आपसे क्योंकि विकास मैंने किया है, इसलिए लोग विकास पुरुष कहते हैं। जी। किसी गांव में साइकिल से जाने का रास्ता नहीं था, रास्ते थे, पुल नहीं थे, तो जवाने में लोग धोती पहनते थे और पैंट पहन के उतार के सर पर रख के तब जाते थे। अब आज उनको आराम से 4 पहिए से जा रहे हैं तो विकास पुरुष के रूप में मानते हैं। बिल्कुल, आपने वैसा काम अगर मैंने विकास ना किया होता तो लोग मुझे भी कहते कि भ्रष्ट था, बेईमान था, चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पीछे क्यों लोग भागते? बिल्कुल। तो सर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सर मेरा ये है कि शिक्षा का अभाव होने के कारण गरीब लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं के बारे में उनको अवगत नहीं कराते हैं और पूरा का पूरा पैसा खुद हजम कर ले जाते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है?
जो आपका पहला सवाल था जी, मीडिया जी, उसका भी रोल वहां पे है। बिल्कुल। अगर सारी प्लानिंग मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाए, मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा का अभाव है, मूलभूत कारण तो शिक्षा का अभाव है ही, लेकिन अगर टीवी चैनलों के माध्यम से सारी चीजें उनको अवगत करा दी जाए तो कुछ तो उनको जानकारी हो जाएगी। लेकिन उस चीजों को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है। शिक्षा है नहीं, कहने के लिए प्राइमरी स्कूलों में आप देख लीजिए गांव में तो कम से कम 800 बच्चे एक स्कूलों में हैं, लेकिन अगर उसका परसेंटेज देख लीजिए तो शायद 10 बच्चा भी हाई स्कूल नहीं पास कर पाता। तो जब शिक्षा ही नहीं है तो मूलभूत सुविधाओं की उनकी जानकारी नहीं होगी तो कर्मचारी और अधिकारियों से लेके भ्रष्ट जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सब जनप्रतिनिधि उस तरीके के, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि जो हैं वो उसमें अपना बंदर बांट कर लेते हैं। जो सुविधा गरीब जनता को मिलना चाहिए, जो उनके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, वो उन तक न जाके कर्मचारियों के और अधिकारियों के और उन भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के हक में चला जाता है। ठीक है सर, अगर बात चल रही है जनप्रतिनिधियों के बारे में और शुभचिंतकों के बारे में बात कही जा रही है अगर, तो सर आपके कार्यकाल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन चीज़ों को कैसे आप रोकते थे, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं जनता से सीधा जुड़ा रहता था जी, जिनकी जो समस्या हो सीधे आके कहो। अगर किसी के माध्यम से आते थे तो मैं उनको डांट भी देता था। अच्छा, कि ये दलाल तो नहीं तुम लेके आए हो, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं होता था। तो सर आपका सर क्या तरीका था गरीबों तक इन सुविधाओं और जन योजनाओं को पहुंचाने का? आपका क्या तरीका था? क्योंकि आपको शोहरतगढ़ में विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने क्षेत्र में काम किया है तो ही आपको लोग विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा कहते हैं। तो क्या आपका सर क्या तरीका था काम करने का, जन सुविधाएं गरीबों तक घर घर पहुंचाने का? देखिए, मैं जब क्षेत्र भ्रमण करता था जी, तो अगर मैंने देखा कि हाँ यहाँ मंदिर है, वहां भी रास्ता नहीं है जाने का, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे लोग वजू बना के जा रहे हैं और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं वेट नहीं करता था। गांव में जाने का रास्ता नहीं है तो मैं वेट नहीं करता था। मैं तुरंत अपने कार्यकर्ता को इंस्ट्रक्शन देता था कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा शुरू हो जाना चाहिए, और सेम डे में सीडीओ या संबंधित अधिकारियों को बुला के उनको ये लिख के दे देता था कि इस कार्य को मेरे निधि द्वारा या और योजनाओं द्वारा इसको तुरंत टेकअप कर लिया जाए। तो एक संदेश गरीबों में जाता था, जनता में जाता था कि विधायक जी आए, उन्होंने समस्या देखी और तुरंत इसका निदान शुरू कर दी। बिल्कुल, इसलिए विकास पुरुष मानते हैं। गरीबों तक जो खाद्यान्न योजनाएं जाती थी, मैं उसको कोटेदारों तक को भी बुला के टाइट कर देता था और डीएसओ वगैरह को टाइट कर देता था कि इसमें कमीशन खोरी नहीं होगी। अच्छा, और जिनको जितना मिलना है उतना मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है। गवर्निंग बॉडी के मीटिंग में मैंने सारे अधिकारी रहते हैं और मैंने डीएसओ को खड़ा करके इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर बोरे में 5 किलो अनाज कम क्यों रहता है, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अच्छा, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ ऑन रिकॉर्ड होगा, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चाहे जहाँ से इसका पता करा सकते हैं। जी जी जी। और सर ये बात कब की है? सन कब की? सन नहीं याद है, मेरे ख्याल से शायद 2005 की होगी। 2005 की बात होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 2009 की 2009 की बात है। जी जी। ठीक है, तो सर बहुत दिन भी नहीं हुआ है, 2009 है। और अब एक और चीज बता दूं जी, जैसे गरीबों में उस समय इंदिरा आवास बढ़ते थे जी, गवर्नमेंट बदली जी, उन्होंने उसका नाम बदल दिया, समय के हिसाब से धन भी बढ़ता गया। जी, पहले वो आवास 6,000 में बनता था, जी, फिर 12,000 में बना, फिर 30,000 हुआ, 60,000 हुआ। जी, तो मेरे संज्ञान में उस समय ये बातें आई कि लोग इसमें 10,000 रुपया ले लेते हैं कमीशन, और चूंकि वो गरीब है तो 10,000 पहले दे नहीं पाएगा, तो जब उसका चेक जाता था तब लोग उसमें से खाते में से निकलवा ले लेते थे, या कुछ एडवांस भी ले लेते थे कि 5,000 दे दो तो हम तुम्हें आवास दिला देंगे, बाकी बाद में लेंगे। तो मैं उन लाभार्थियों की लिस्ट बनवाता था, उनको अपने आवास से बुलाता था, और वहीं मैं बीडीओ सीडीओ जो अधिकारी सक्षम होता था उसको भी बुलाता था, और लाभार्थियों से कह देता था कि फाइल तुम्हारी बन रही है,
इसमें किसी को 1 रुपया ना देना, जो स्टैंप वगैरह है 100-150 रुपए का वो दे देना बस। और उसके बाद किसी को अगर 1 पैसा दे दोगे तो दूसरी किस्त मैं खुद रुकवा दूंगा। तो 100% जो गवर्नमेंट के प्लान है वो उन तक पहुंच जाते थे। गवर्नमेंट का प्लान क्या है? गवर्नमेंट तो टैक्स लेती है ना जी, टैक्स जनता से लेती है और वही पुनः जनता के हित के लिए दे दिया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार काम होता है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से समुचित उनको मट्टी का तेल, समुचित गल्ला जी, जो योजनाएं जाती थी, जो उन तक जानी चाहिए थी वो उन तक पहुंचती थी। इसीलिए लोग मुझे मसीहा कहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर ऐसा क्या कारण है जो ये चीज़ें सब लोग नहीं कर पाते? जैसे कि आपने बताया कि 10,000 रुपये उनको जमा करना हुआ करता था, ये दिक्कतें थी। तो क्या ये दिक्कतें अभी भी लोग जो है किसी न किसी को बताते ही होंगे? क्षेत्र में जो अभी विधायक हैं, जो चीज़ें उनको बताया जाता हो, किया जाता होगा, बट वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें? आगे बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, शोहरतगढ़ की बात ना करूं, मैं तमाम प्रदेश की बात करता हूं अगर, तो ये चीज़ें क्यों नहीं खत्म हो जा रही हैं? इसके पीछे सर आपका क्या कहना है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है ये चीज़ें लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या मैं मानूं कि घुसखोरी और जो ये बिचौलिए लोग हैं ये बस हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं आज की डेट में, उनका मुंह कुछ ज़्यादा ही खुल गया है? आखिर इसका समाधान क्या है? जिस दिन जनता चाह लेगी जी कि हमें ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहिए और हम कमीशन नहीं देंगे, पार्टी पे ही ना डिपेंड हो, हिंदू मुस्लिम में ना विभाजित हो, बिल्कुल, और ईमानदार व्यक्तियों को पार्टियां टिकट दें, भ्रष्ट लोगों को मत दे, बिल्कुल, और जनता ही चाह लेगी, सोच लेगी कि जो ईमानदार व्यक्ति मेरे क्षेत्र से लड़ रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, हम उसी का समर्थन करेंगे। उस दिन प्रदेश का, देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। लाभार्थी चाहता है कि मुझे जो मिल रहा है ले लो, हमको 100 मिल रहा है, अगर 100 में हमें 40 देना भी पड़ रहा है तो भी 60 मेरा फायदा है। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी लोगों को, और जिस दिन ये मानसिकता बदल जाएगी उस दिन ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार रुक जाएगा। बिल्कुल, पहली पहल तो वहीं हो जाएगी जहाँ पे पार्टियां जो हैं टिकट देना भ्रष्ट नेताओं को बंद कर दे। पहला रोग तो वहीं लग जाएगा। दूसरा रोग, जनताएं जो जागरूक बने, थोड़ी समझदार बने और उन नेताओं को अपने क्षेत्र का विधायक या अपने क्षेत्र का नेता चुने जो थोड़े काबिल हों, ठीक है, जो उनके लिए काम करें, उनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें। ये एक सही तरीका है भ्रष्टाचार इस सेगमेंट में से मुक्त करने का। ठीक है, तो सर मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि आपको क्षेत्र में विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो जो कार्यकाल सर आपका रहा है जी, जो कार्यकाल की मैं बात करूँ, काफ़ी सुनहरा आपका कार्यकाल रहा है आपके शोहरतगढ़ में। बच्चे आपको विकास पुरुष के नाम से और गरीबों का मसीहा, एक अलग सा ही, मैंने जो जब क्षेत्र में दौरा किया सर, एक अलग सा ही मैंने चमक देखा लोगों के चेहरे में। और जब आपका मैंने नाम लिया, जब आपके बारे में बात करी, तो एक अलग सा ही एक चेहरा, एक मुस्कान लेकर के लोग आपके बारे में बता रहे थे। तो इस मुस्कान के पीछे सर क्या राज है जो जनता आपके प्रति इतना दयालु भाव से बता रही थी? आपका ऐसा कार्यकाल क्या रहा है? मैं वो कार्यकाल जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी वो कार्यकाल बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या कार्यकाल आपका है जो जनता इतनी खुश है आपसे शोहरतगढ़ में। मैंने आप पहले ही बताया आपसे कि मैं हर योजनाओं की लाभ उनको दिलवाता था। जी, शोहरतगढ़ में तहसील नहीं थी। अच्छा, बोल इसी पे तहसील नहीं थी जी। यहाँ से जो बॉर्डर है बलरामपुर का, वहाँ से 55 किलोमीटर दूर तहसील थी नौगढ़। अच्छा, वही जिला मुख्यालय है, चाहे उसको नौगढ़ कह लीजिए चाहे सिद्धार्थगढ़ कह लीजिए। मैंने तहसील की स्थापना कराई। 60% शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता था। अच्छा, और लेट में बाढ़ आती थी तो रबी की और खरीफ की दोनों फसलें नष्ट हो जाती, रबी की बुआई नहीं हो पाती थी और खरीफ की नष्ट हो जाती थी। 1984 का प्रस्तावित बांध आधा अधूरा पड़ा था वीर बहादुर सिंह जी के टाइम का। अच्छा, वो मैंने 1 साल में ही बनवा डाला। एक साथ कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने धन आवंटित कराया दबाव दे के जी, और सारे रेगुलेटर, सारे बांध कंप्लीट करा दिए। तो 50 किलोमीटर के जगह पे 25 किलोमीटर पे तहसील हो गई।
अच्छा। बांध बनने से 60% बाढ़ग्रस्त एरिया जो मेरा था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। हर गांव को मैंने पिच रोड से जोड़ दिया, मैक्सिमम गांव को विद्युतीकरण करा दिया। मेरे यहाँ ऐसे, मतलब मैं जब पहली बार विधायक हुआ था तो कोई एक गांव भी ऐसा नहीं था जहां पे पिच रोड रही हो। अच्छा। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जी। बिजली की व्यवस्था ये थी कि इटवा में बढ़नी की सप्लाई इटवा सब स्टेशन से आती थी। मैंने सब स्टेशन का निर्माण कराया बढ़नी ब्लॉक के सेंटर में। जी। कई सब एक आध सब स्टेशन और थे शौहरतगढ़ में जो बंद पड़े थे, उनको सही कराया। बोली का सब स्टेशन कंप्लीट कराया। मतलब मूलभूत सुविधा जो है, उस समय हैंडपंप लगवाने की व्यवस्था होती थी। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं हर चौराहे पे कम से कम हैंडपंप लगवा दूं, गांव में 3, 4, 5, 8 हैंडपंप दे दूं, जिससे हर टोले के लोगों को पानी पीने मिल जाए। वो मैंने कराया। तो मूलभूत सुविधा, लोग मेन रोड से जुड़ जाएं, जिससे अस्पताल या हाट तक पहुंच सके। कई गांवों में मैंने अस्पताल बनवाए होम्योपैथिक के। शौहरतगढ़ पीएससी जर्जर थी, छत गिर चुकी थी, उसको मैंने सीएससी में बनवाया, कन्वर्ट करा के। वहाँ लेडी डॉक्टर से लेके और अन्य डॉक्टर के बैठने लगे। बढ़नी अस्पताल में भी लेडी डॉक्टर की नियुक्ति कराई और एक डॉक्टर की जगह पे 3-3 डॉक्टर हो गए। गांव के अंदर कई अस्पताल बनवा दिए जहां डॉक्टरों की सुविधा हो गई। तो मूलभूत जो सुविधा है, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, और लगभग कोई ऐसा उस समय जो मानक था जी, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पे मैंने प्राइमरी स्कूल ना बनवाया हूं। 3 किलोमीटर के रेडियस में जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, वो लगभग मैंने सिचुएट करा दिया था। तो शिक्षा भी मैंने ध्यान दिया, सड़क पे भी मैंने ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे मैंने ध्यान दिया, बिजली पे मैंने ध्यान दिया। यही आदमी की जरूरी चीजें हैं। फसल पे ध्यान दिया कि बाढ़ नहीं आएगी तो किसान सुखी रहेगा। बिल्कुल। और वो आपके क्षेत्र शौहरतगढ़ में लोगों के चेहरे पे दिख भी रहा है, जो आपने कार्य किया है उसकी खुशी और उसका जो उमंग है लोगों के चेहरे पे दिख भी रहा है। और सर, कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य जब करी जाती है, जब कुछ किया जाता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों और उन चुनौतियों का आपने सामना सर कैसे किया? ये सबसे बेहद क्वेश्चन है, क्योंकि जो चुनौतियां आती हैं, जो रुकावटें आती हैं बार बार कार्य करने में, तो कहीं ना कहीं क्या मालूम है कि ये जो आपने कार्य किया है, जो गरीबों का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं ये वो भी है, आपके साथ रहा है? निश्चित रूप से रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे यही कारण है जो आप सारी चुनौतियां और रुकावटें आपकी दूर हुई? जी, निश्चित रहा। बिल्कुल, उन लोगों का सहयोग रहा है जी, उनकी शुभकामनाएं रही हैं जी। मैं एक जमींदार परिवार से आता हूं जी, तो हमारे पूर्वजों की भी ये सोच रही है जी। जब उस जमाने में कुछ नहीं था तो बढ़नी में रेलवे स्टेशन मुफ्त जमीन में दिया गया, रेलवे स्टेशन बना। अच्छा। ब्लॉक जो स्थापित है बढ़नी ब्लॉक का, वो जमीन मुफ्त है जी। जो अस्पताल वहां बना है वो मेरे फादर ने मुफ्त में दी थी। कहीं किसी से एक पैसा नहीं लिया गया कि सरकार मुआवजा दे तब बनेगा। बिल्कुल। तो वही मानसिकता मेरी भी थी कि मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भूल नहीं पाया। मैंने राजनीति की स्वाभिमान सम्मान के लिए, बिल्कुल, अर्थ के लिए नहीं। मेरे फादर जब बाढ़ आता था तो खुद ट्राली ट्रैक्टर पीछे पीछे, आगे आगे जीप कार से जाके गल्ला बंटवाते थे जी। लोगों के जानवर को अपने फार्म पे भिजवा देते थे जो अगल बगल के गांव होते थे। जी, जी। कि ले जाओ हाँ के तुम आओ, मेरे फार्म पे जो मेरे जंगल लगे हैं उसमें रखो। और वहां उन लोगों को राशन दिया जाता था, खाने पीने की सब सुविधाएं दी जाती थी। तो वो कॉन्सेप्ट मेरा बचपन से मैंने देखा था जी। तो उसी कॉन्सेप्ट का हिसाब से मैं काम करता था। बिल्कुल। तो सर, अगर आप इस कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो कॉन्सेप्ट तो एक जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, जो वर्तमान में हमारी सरकार है और जो प्रदेश में जो सरकार है, उन्होंने युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार की बात की थी जी। 5 लाख रोजगार हम युवाओं को प्रोवाइड करेंगे, दी जाएगी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये सही साबित हुआ है या केवल ये जुमला ही रह गया है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज की सरकार की बात कर रहे हैं जी, जो आज चल रही है जी। ये डबल इंजन की सरकार है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। बिल्कुल। तो जिसका मेन इंजन है
उसने तो बहुत सपने दिखाए थे बेरोजगारों के लिए कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, साल में 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। उसी आधार पे, उसी नीतियों के तहत यहाँ की सरकार ने ये घोषणा की 15 लाख रुपया पर खाते में आएगा। जो पुरानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम में कुछ लोगों का नाम भी आ गया था स्विस बैंक से, अच्छा। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि इनका नाम उजागर न किया जाए जी। वो फाइल ही गायब है। न 15 लाख मिला और न स्विस बैंक का पैसा आया। तो जब वहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, नौकरियां देने की बात थी, न जाने कितने करोड़ का बीएसएनएल ऐसी कंपनियों से लोग निकाल दिए गए, कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार देंगे कहां से, नौकरी देंगे कहां से? जो पुरानी सरकारों ने बनाया था, फैक्ट्रियां लगाई थी जहां रोजगार सृजित होता था, बीएसएनएल था आपका, ले लीजिए, पुरानी सरकार की देन थी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी जियो का प्रचार करेंगे, बीएसएनएल बंद। हर चीजें तो बिकती जा रही है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेल बिक रही है। जो प्रॉफिट देने वाली एजेंसियां थी मेरी सरकारी, वो बेच दी जा रही हैं। जो घाटे में चल रहा है वो सरकार चला रही है। तो बेरोजगारी कहां से दूर होगी, नौकरी कहां से मिलेगा, 15 लाख खाते में कहां से आएगा? बिल्कुल सर, रोजगार के नाम पे युवाएं पकौड़े तो बेच रहे हैं सर। अरे तो ये तो कहा ही गया था कि झोला उठा के आए, झोला लेके चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिन भर में 1 करोड़ का सूट बदला जा रहा है। बिल्कुल। तो सूट पर पहनने वाला पकौड़ा बेच रहा है और पकौड़ा बेचने वाला करोड़ का सूट बदल रहा है। इसके पीछे भी वही चीज है, वही लॉजिक है। बेस शिक्षा की कमी। बिल्कुल। आज हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटा जा रहा है। स्वाभाविक है। नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं जी। हैदराबाद के नवाब थे। अच्छा। जब हिंदुस्तान 62 की चाइना लड़ाई हुई थी जी, तो आज तक का इतिहास है कि 5 टन सोना सबसे बड़ा दान है आज तक के टाइम तक, 2022 तक। 5 लाख सोना, 5 टन सोना, 5 टन सोना। अच्छा। वो मुस्लिम थे। अच्छा। उन्होंने दान किया था, जिसके बदौलत हिंदुस्तान की सरकार उस दान को लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतः गए थे। अच्छा। और उस सोने को बेच के हिंदुस्तान के हथियार खरीदे गए थे चाइना वार के टाइम में, जो मैंने पढ़ा है। अच्छा। देखा तो नहीं, क्योंकि उस समय बहुत उम्र मेरी नहीं थी, कम उम्र थी। सर आप उम्र की बात करें, हम तो उसमें आए भी नहीं थे। उम्र की बात करें तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और सर अगर मैं तो क्या मेरी बात अधूरी रही? क्या वो मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी रियासत का 5 टन सोना दे दिया जी। हिंदुस्तानी थे। आज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को अगड़े से, शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक कैसे होगा, बैकवर्ड का वोट बैंक हम कैसे बटोरे, मुसलमान को कहां से अलग कर दें। अगर आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, आपके घर में आग लगेगी तो सबसे पहले मैं बचाने जाऊंगा। लेकिन अगर दंगा होगा तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि दोनों आपस में लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 बार दंगे हुए, 3-3 बार दंगे हुए। अच्छा। मैंने अपने हाथ से हवाई फायर किया था, दंगा शांत करा दिया था, और जब तक मैं विधायक था कभी दंगा होने नहीं दिया। सराहनीय कार्य सर आपका। बिल्कुल। आपने जिस हिसाब से आपने शोहरतगढ़ में आपने कार्य किया है, वो तो अपने आप में ही काबिल तारीफ है, और वो तो हर एक बच्चा और वहाँ के जो लोग हैं वो कहते ही हैं आज की डेट में। बट सर अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय शोहरतगढ़ की बात करूँ, इस वर्तमान समय में शोहरतगढ़ विधानसभा की वर्तमान दशा के बारे में सर आपका क्या विचार है? अब संयोग से मैं क्षेत्र में चलता रहता हूँ जी, और चुनाव के दौरान मैंने बहुत दौड़ा किया जी, लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 10 साल के अंदर, चाहे पिछली सरकार का कार्यकाल रहा हो चाहे सरकार का हो,
एक भी सड़क ऐसी नहीं है, 90% सड़कें उजड़ चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और आज की सरकार जो कहती है हम गड्ढा मुक्त दे रहे हैं, वो गड्ढा मुक्त वो भी नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। चाहे 2 लेन एक्सटेंशन बना हो, 3 साल के अंदर वो भी गड्ढा हो गया। चाहे वो 4 लेन बनी हो, वो भी गड्ढे में कन्वर्ट हो रही। गांव के अंदर में सूरतगढ़ कांचौंसी में देखा कि लगभग 90% सड़कें उजड़ गई हैं। हर 3 साल पे सड़कों के रिन्यूअल का पैसा आता है विभागों में, जिस विभाग की सड़क होती है जी। और सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग में। एक दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी सड़क आज के तारीख में चलने लायक नहीं है जिस पे आप कायदे से चल सकें। कहीं कहीं तो गिट्टी भी नहीं बची है, डाबर की बात छोड़ दीजिए। प्रशासन अगर किसी ने गलती से 2 बच्चे झगड़ा कर लें और 100 नंबर आपने डायल कर दिया, तो 100 नंबर वाले आएंगे, दोनों को ले जाएंगे, कम से कम 10,000 रुपया दोनों पार्टी से लेकर सुलह कर लिखवा देंगे। अगर वो गांव में बैठ के सुलहनामा कर दे तो उसको नहीं मानेंगे, चलिए थाने पे, वहां मानी जाएगी, वहां मानी जाएगी। लेखपाल से पक्की पैमाइश का आदेश होने के बाद भी गरीब किसानों से अगर पैमाइश कराना है तो लेखपाल और कानून साहब को 5,000 रुपये देना है। ये क्या है? ये उसी कार्य के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल। एक रेवेन्यू है कि यहाँ पक्की पैमाइश करानी है तो इतना पैसा आप दीजिए, 1 लाख नंबर का पक्की पैमाइश हो जाएगी। और उस पर चक्कर काट रहा है आदमी। आदेश भी किसी तरीके से हुआ, वकील इनको रख के उसके बाद लेखपाल साहब को पैसा चाहिए, तो न्याय कहाँ मिल रहा है लोगों को? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं कि पहनावा ओढ़ावा और जो खान पान को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें जो लोग अपने आय से अधिक इनकम की चाहत में, ये सारी चीज़ें हर क्षेत्र में गांव-गांव तक ये चीज़ें देखी जा रही हैं। लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो सर जाते जाते सूरतगढ़ में जनता जो है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि सूरतगढ़ की जनता आपकी बड़ी तारीफ करती है जी। इस समय माहौल आपके पक्ष में। मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे ही जनता रियलाइज कर रही। मैं इतना ही अपने सूरतगढ़ के माननीय सम्मानित लोगों से कहना चाहूंगा जी कि अगर वो पसंद कर रही है मुझे, मेरे कार्यों से संतुष्ट है और आज भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो आने वाले कल में मतदान के दिन तक वो मेरे प्रति लगाव रखे, मतदान मेरे पक्ष में करे। मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे यहाँ के सम्मानित लोगों ने उस कुर्सी पे पुनः बैठाया तो जैसे 10 साल पूर्व में सूरतगढ़ में शांति जी, दंगा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सूरतगढ़ विधानसभा थी, वैसे ही भ्रष्टाचार मुक्त, कमीशन खोरी बंद और हर जनप्रतिनिधि का सम्मान और हर नागरिक का सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रखूंगा। और जिस तरीके से आपका कार्यकाल रहा है बिल्कुल सराहनीय है और आपसे निश्चिंत रहें, आपकी जनता जो सूरतगढ़ की है और निष्पक्ष भाव से वो केवल अगर चाहत अगर किसी की है इस बार सूरतगढ़ तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू चौधरी की है। माननीय पप्पू चौधरी को लोग जो है इस बार जिताने की पूरी चाहत है सब लोगों में। और मैं गलत नहीं हूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर मैं कमेंट को देखता हूं, चीज़ें पढ़ता हूं, तो सब लोग पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं आपकी तरफ। तो कहीं ना कहीं आपका ये काम, आपका ये निष्पक्ष भाव और आपका ये जो ईमानदार स्वभाव जो आपका रहा है सूरतगढ़ में, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, 3 बार आप विधायक रह चुके हैं लगातार, और आने वाले सालों में आप विधायक रहेंगे और आगे और भी सालों में रहेंगे आप। ये मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ, और आपके आशीर्वाद के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा।